श्री गीता जयंती महोत्सव की चर्चा आप सबके समक्ष हरियाणा प्रांत जिसे गौरव प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है, श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश स्थली होने का, ऐसे हरियाणा के बहुत कर्मठ, सेवा समर्पित और श्रीमद् भगवद गीता के भावों को एक व्यापक प्रेरणा बनाने के लिए प्रतिबद्ध और हर समय भगवद गीता को अपने पास अपने साथ रखने वाले हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी यहाँ स्वयं उपस्थित हैं। यहाँ इस क्षेत्र के सांसद श्री नायब सिंह जी, हरियाणा के खेल और युवा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी, यहाँ इस क्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा जी और प्रशासनिक राजनीतिक क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजन और कुरुक्षेत्र आसपास हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से आए हुए आप सब पत्रकार भाई बहन, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में इस बार की गीता जयंती जब आएगी तो महाभारत ग्रंथ की गणना के अनुसार 5158 वर्ष इस बार की गीता जयंती पर गीता उपदेश के हो जाएंगे। भगवद गीता एक ऐसा उदार वैश्विक विचार का ग्रंथ है जिसमें कहीं भी किसी भी एक शब्द में न कोई पक्षपात है, न कोई भेदभाव है, न कोई संकीर्णता है, जाति, वर्ग, वर्ण, स्थान या कोई भी सीमा की। बहुत उदार ग्रंथ है। मानसिक शांति से लेकर के विश्व बंधुत्व की और वसुधैव कुटुंबकम की जो एक अवधारणा, जो एक सोच भारतीय मनीषा की रही है, उसको साकार करने में पूर्णतया तर्कसंगत सक्षम शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। यही कारण है कि वर्तमान में भगवद गीता का वह स्वरूप, वह भाव समूचे विश्व तक की एक प्रेरणा बने और कुरुक्षेत्र की धर्मधरा को, क्योंकि यह गौरव प्राप्त हुआ गीता के उपदेश स्थली होने का, और स्वाभाविक है हरियाणा का अपने इस गौरव को समूचे विश्व की पहचान बनाए, ये एक स्वाभाविक जो भाव बना और उस भाव को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में जो पहल यहाँ कुरुक्षेत्र में की गई, वो वास्तव में केवल प्रदर्शनीय नहीं है, वो वास्तव में वर्तमान की आवश्यकता है। जिस प्रकार से वैश्विक वातावरण में कहीं ना कहीं क्षमताओं का ह्रास हो रहा है, कहीं ना कहीं सद्भावनाओं का ह्रास हो रहा है, और कोविड के इस कुछ विकट काल में हम सब ने अनुभव किया कि जिस तरह से मानवता त्रस्त हुई, जिस तरह से समस्याओं में ग्रस्त हुई समूची मानवता, केवल अपना देश नहीं पूरा विश्व, और उस समय एक जो बात सामने आई कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी की, शारीरिक इम्यूनिटी के लिए वैक्सीन का उपयोग, उससे लाभ भी हुआ और भारत की एक अग्रणी भूमिका उसमें रही ही, सबका साथ भी रहा, लेकिन मानसिक इम्यूनिटी भी बढ़े, वो बहुत आवश्यक है। मनोबल बढ़े, उसके लिए लगता है भगवद गीता मन के लिए एक वैक्सीन कहो या बूस्टर डोज कहो, मन का एक उपचार है गीता, मन के लिए एक मजबूत आधार है गीता। तो ऐसी सब सोच, बच्चों का एक संस्कार है गीता, युवाओं की चेतना को सन्मार्ग पर लाने का एक आधार है गीता। तो ऐसी सोच के साथ हमें लगता है
कि गीता जयंती महोत्सव को इस रूप में आयोजित करना जिसमें बच्चों की भी भागीदारी है, युवाओं की भी भागीदारी है, जिसमें कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को साथ जोड़ा गया है। और इस बार एक विशेष रूप से आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम सब जानते हैं कि पूरे राष्ट्र की एक पहचान, गौरव, शान इस समय है। उस आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ भगवद गीता और इस गीता जयंती उत्सव को जोड़ने का भी कार्य यहाँ इस बार करने का जो मन हरियाणा सरकार ने बनाया वो वास्तव में स्तुत्य है, वो वास्तव में राष्ट्र की एक गौरव अभिव्यक्ति ही है। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में भगवद गीता की जो भूमिका रही वो आने वाले समय में यहाँ एक प्रदर्शनी भी होगी जिसमें ऐसा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और गीता, भगवद गीता, वो स्वतंत्रता सेनानी जिनके हाथ में गीता थी, जिनके साथ में गीता थी, वो चित्र भी सामने राष्ट्र के आए कि राष्ट्र का ये जो स्वरूप था कि किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में, आज़ादी में भगवद गीता की भूमिका रही। उस पर इस बार कुछ सेमिनार्स भी रहेंगे, कुछ गोष्ठियाँ भी रहेंगी, युवाओं को भी उसके रूप में साथ जोड़ने का और एक प्रेरणा देने का कि किस प्रकार से हमारे वीर सेनानियों ने भगवद गीता को साथ लेकर अपना मनोबल बढ़ाया और राष्ट्र की बलिवेदी पर स्वयं को समर्पित करने में, प्राणोत्सर्ग करने में भी हिचकिचाए नहीं। और वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो बल जो उन्होंने पाया वो भगवद गीता से पाया। वो एक अद्भुत तस्वीर भी राष्ट्र के नहीं पूरे विश्व के सामने आए। ऐसा इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ऐसा भी एक भाव, एक प्रयास हरियाणा सरकार और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सौजन्य से किया जा रहा है। इसमें नगर की सभी संस्थाओं की सद्भावना साथ जुड़े हर बार ऐसा प्रयास रहता है। आज भी अनेक बंधु कुरुक्षेत्र नगर के यहाँ उपस्थित हैं, तो ऐसे भी प्रयास है कि ये उत्सव समाज का उत्सव बने, ये उत्सव जन जन का उत्सव बने, ये उत्सव घर घर का उत्सव बने, ये उत्सव सर्वत्र एक प्रकाश फैलाने वाला उत्सव बने। ये उत्सव केवल, क्योंकि ठीक है निमित्त भले ही सरकार बनी, गौरव है ऐसे विषयों का निमित्त बनना, और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बना, प्रशासन बना या कोई और बना, लेकिन उत्सव केवल सरकारी उत्सव, क्योंकि गीता केवल सरकार की नहीं, गीता प्रशासन की नहीं, गीता किसी संस्था की नहीं, गीता किसी व्यक्ति की नहीं है, गीता किसी एक की बपौती नहीं है। भगवद गीता तो पूरी मानवता का श्रृंगार है। और इसीलिए हम प्राय कहते हैं कि समस्याओं का समाधान है गीता और मानवता की मुस्कान है गीता। तो गीता उस रूप में सबके साथ जुड़े। ये इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव फिर से, कोविड के चलते पिछली बार वो स्वरूप नहीं आ पाया था, और इस वर्ष भी यद्यपि वह स्वरूप जो एक विराट होता है उसमें अभी भी कुछ सीमाएं, कुछ जो नियमितताएं रखनी आवश्यक हैं, वो उसका भी ध्यान रखने का प्रयास होगा ही। लेकिन तो भी इस बार जिस प्रकार की अनुमति वातावरण की मिली उसके अनुसार फिर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। 14 तारीख को जो मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी हमारी तिथि परंपरा के अनुसार जो तिथि आती है, उस दिन गीता जयंती उत्सव और संयोग से आज दिसंबर मास प्रारंभ हो रहा है। 1 दिसंबर है आज, और इसी महीने में आगे 14 तारीख गीता जयंती, और विधिवत अमित जी अभी संकेत करें कल से कुछ, और 9 तारीख से विधिवत जो गीता जयंती उत्सव होगा उसकी पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगी, और फिर आपकी कोई चर्चा, आपकी कोई बात होगी तो उसके साथ और आगे बढ़ेंगे। अभी इतना ही। ओम शांति।
गीता मनीषी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, यहाँ उपस्थित हमारे सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी, खेल राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी और हमारे यहाँ के विधायक श्री सुभाष सुधा जी, डी सुरेश जी, अमित अग्रवाल जी, रेणु फुलिया जी, उस उपस्थित हमारे विजय दहिया जी, उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार मित्रों, आप सबका ब्रह्म सरोवर के तट पर आज इस प्रेस वार्ता में सबका अभिनंदन, सबका स्वागत है। हम हर बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से पूर्व ऐसे ही एक प्रेस वार्ता पिछले 4-5 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेस वार्ता सामान्यतया पहले लाल किला के सामने मैदान में दिल्ली में होती थी या कभी चंडीगढ़ भी हुई। लेकिन इस बार ऐसा विचार किया गया कि क्यों नहीं हम जहां अपना ये उत्सव होगा उसी महोत्सव के स्थान पर, महोत्सव के प्रारंभ से पूर्व दिन पर हम करें, ताकि एक तारतम्य उस कार्यक्रम के साथ भी सब बंधुओं का बन जाए। इसलिए आज इस प्रेस वार्ता में आपके साथ सब जानकारियां जो साझी की जाएंगी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसका इतिहास आपको मालूम ही है। भगवान कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को किस प्रकार से गीता का संदेश देकर और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी एक तरफ युद्ध का मैदान है, एक तरफ उपदेश और संदेश चल रहे हैं, जीवन का सार ये बताया जा रहा है। कैसा भव्य वो दृश्य रहा होगा, जैसा बताया कि 5158 वर्ष पहले हर देश, खास करके जिनकी जड़ें उनकी इतिहास में, संस्कृति में बहुत पुरानी ऐसी मानी जाती हैं, ऐसा अपना देश भारतवर्ष है। इसके इतिहास के बारे में अलग अलग से परिभाषाएं दी गई हैं और लाखों वर्ष की परंपरा में यानी बताने की कथाएं भी यहाँ चलती हैं। हजारों वर्ष तो सब बताते ही हैं। आज प्रातःकाल संयोग से मैं किसी एक कक्षा में जापान का इतिहास सुन रहा था। आप लोगों को जानकारी होगी कि मैंने एक जापानी भाषा सीखने के लिए एक पाठ्यक्रम उसमें प्रवेश लिया है। संयोग से हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति वो भी उसमें मेरे सहपाठी हैं। तो जो वक्ता थे जापान का इतिहास बता रहे थे, साथ साथ भाषा के साथ साथ बता रहे थे। तो जो जानकारी का इतिहास वहाँ का सिर्फ 16,000 वर्ष का है। हालांकि जापानी को भी बहुत प्राचीन देश माना जाता है। 16,000 वर्षों में कब कब कैसे कैसे विकास हुआ, उसी प्रकार से हम अपने देश के बारे में विचार करते तो अपने देश का भी विकास इसी प्रकार से बढ़ता चला गया। बहुत पुराना नहीं तो पिछले 2000 साल का इतिहास तो हमको मालूम है कि कैसे हम गुलाम हो गए, कैसे आक्रमण हमने झेले, दूसरे देशों के जो आक्रमणकारी आए, कैसे अब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से व्यापार करने के लिए आए, उन्होंने हमको गुलाम बना लिया। क्रांतिकारियों ने एक बहुत ही अजूबा किया, प्रेरणा लेकर उनके मन में एक उत्साह आया, शहादत दी और आज़ादी मिली। अलग बात है कि हमको आज़ादी भी एक खंडित भारत की मिली है, देश का विभाजन हो गया। लेकिन इस सारे इतिहास में भी श्रीमद् भगवत गीता का इतिहास उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, बहुत से ऐसे शहीद हैं, उन्होंने प्रेरणा गीता से ली है। क्योंकि गीता हर व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ ना कुछ सिखाती है, चाहे वो विद्यार्थी के लिए हो, चाहे वो किसी किसान के लिए हो, चाहे वो सैनिक के लिए हो, चाहे वो अध्यापक के लिए हो, चाहे वो समाज सेवक के लिए हो। जब ये सारी श्रृंखला लिखी जा रही थी, स्वामी ज्ञानानंद जी स्वयं लिख रहे थे, तो मैंने एक दिन ऐसे ही कह दिया राजनीतिज्ञों के लिए भी गीता। तो मैं आभारी हूँ स्वामी जी का कि एक पुस्तक इन्होंने राजनीतिज्ञों के ऊपर भी लिख दी कि राजनीति में भी गीता आखिर तो जीवन का सार है, तो राजनीति भी उस जीवन से बाहर तो नहीं है, इसलिए उसके ऊपर भी लिखी गई। बहुत ऐसे संदेश
गीता के माध्यम से व्यक्ति को जीने के लिए, एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए मिलते हैं। तो ऐसी गीता की जयंती एक सामान्य कार्यक्रम पहले यहाँ चलता था, लेकिन हम जैसे 2014 में आए और संयोग से 2014 के वर्ष में यहाँ प्रधानमंत्री जी भी आए, नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने इन्हें एक वक्तव्य दिया कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। तभी एक प्रेरणा मिली कि हम क्यों नहीं इस कार्यक्रम को और बड़ा करें, न केवल हरियाणा तक सीमित हो, न केवल अपने देश तक सीमित हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी इस गीता का सार, क्योंकि किसी एक समाज के साथ बंधा हुआ नहीं है, किसी एक धर्म के साथ, किसी एक पूजा पद्धति के साथ, किसी एक ऐसे वर्ग के साथ ये गीता का सार बंधा हुआ नहीं है, मानवता के लिए है। दुनिया को भी गीता के माध्यम से हम बहुत कुछ बता सकते हैं। धीरे धीरे उसका स्वरूप बढ़ना शुरू हुआ और आज बहुत से देश ऐसे हैं जिनके यहाँ प्रतिनिधि ये शामिल होते हैं, वहाँ के कलाकार आते हैं और कलाकारों के माध्यम से यहाँ बहुत सी कृतियाँ जो हैं वो की जाती हैं। अभी जो मुझे जानकारी दी गई है उसके अंदर 3700 से ज़्यादा कलाकार जो स्वदेश के भी होंगे, विदेश के भी होंगे, वो सब यहाँ आने वाले हैं। बड़ी संख्या है। 21 स्कल्पचर यहीं बनाएंगे जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ये सब महाभारत से संबंधित होंगे। तो महाभारत से संबंधित बड़े बड़े म्यूजियम उनको बनाने का भी आगे विचार चल रहा है। ज्योतिषर के अंदर एक 200 करोड़ रुपए की लागत लगा करके हम महाभारत के एक जो आज के हिसाब से जैसे यानी ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उन कथाओं का वर्णन करने के लिए और उस प्रकार का एक स्कल्पचर ये बनाए जाएंगे। 75 ख्याति प्राप्त चित्रकार गीता विषय और महाभारत दृष्टांत से 3 दिन तक यहाँ पेंटिंग करेंगे। ये सब भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आएंगे। तो एक प्रकार से धीरे धीरे इसका स्वरूप जो है वो राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय ये बनता चला जा रहा है। और न केवल यहाँ पर गीता महोत्सव बल्कि विदेशों में भी गीता महोत्सव की परंपरा एक हमने शुरू की है। 2019 में मैं स्वयं गया था स्वामी जी के सानिध्य में मॉरिशस में और गीता उत्सव ये मनाया गया। और बाद में इंग्लैंड में भी, लंदन में भी ये मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम तय हो गया था, लेकिन संयोग से उसी समय ये कोविड नाम की बीमारी आ गई मार्च 2020 में, इसलिए उसको स्थगित करना पड़ा। तो ये सारे देश यानी विदेशों में भी ये सारे कार्यक्रम करने की जो परंपरा हुई है, इसका एक धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है। ये समय जो है हमारा, ये पिछले 2016 से 2021 मात्र 5 साल या छठा ये उत्सव इतना मात्र नहीं है, बल्कि आगे चल करके वर्षों के बाद ये एक ऐसा युग माना जाएगा कि गीता के प्रचार प्रसार को किस समय सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। 5000 साल पहले गीता का अपना एक महोत्सव मनाया गया होगा, यानी गीता का अपना एक संदेश सुनाया गया, लेकिन उसको आज भारतवर्ष में, आज़ाद भारत में गीता का उपयोग कितना है, ये याद से शुरुआत करके विदेशों तक ले जाने के लिए ये समय ये जाना जाएगा, याद रखा जाएगा। और अभी जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात आई तो उसकी झलक भी यहाँ मिलेगी। आखिर हमारे बलिदानियों ने, हमारे देश की आज़ाद कराने वाले लोगों ने, उन्होंने भी गीता का संबल इस नाते से कितना उसका उपयोग किया है, इसका भी एक प्रयोग होगा। और लगातार जैसे कल से 2 दिसंबर से ये कार्यक्रम शुरू होंगे, 19 दिसंबर तक चलेंगे। प्रमुख कार्यक्रम जो है वो 9 से लेकर 14 तक, क्योंकि 14 तारीख गीता जयंती का दिन है, तो उस दिन तक ये जो 6 दिन का कार्यक्रम, उसमें अलग अलग प्रकार के सब कार्यक्रम होंगे। ऑनलाइन भी बहुत लोग जुड़े हैं। अभी 25 से ज़्यादा देशों के लोग, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, ऐसे 25 से ज़्यादा देशों के लोग, लगभग 3.5 लाख लोग जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से इस सारे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी यानी जो वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट को भी 2,30,000 से ज़्यादा लोगों ने अपडेट किया है। 38 लाख हिट्स आए हैं उसके ऊपर। अर्थात गीता का कितना लोग ग्रहण कर रहे हैं इस गीता के विषय को, ये इन आंकड़ों के माध्यम से अपने को पता लगता है। एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 21 नवंबर से ये शुरू की गई है। इसमें भी 8 दिसंबर तक ये चलेगी। अभी तक 55,000 से ज़्यादा लोगों ने
इस पर अपना पंजीकरण कर लिया है। और इस प्रतियोगिता में श्लोक्स बोलने का, लिखने का, वो जो सारी प्रतियोगिताएं हैं उसके माध्यम से इन सब लोगों को एक अवसर जो है वो मिलेगा। तो ऐसे यही जो ब्रह्म सरोवर है इसके चारों तरफ स्टॉल्स लगाने के लिए दुकानें बनी हुई हैं। तो वहाँ पर शिल्प और जो सरस मेला होगा उसमें लगभग कितनी दुकानें हैं? लगभग 1400 के आसपास। तो 400 के आसपास ये सब दुकानें हैं, शायद ज़्यादा होंगी। एक छोड़ के एक दे रहे हैं इस बार हम 800 के लगभग हैं, एक छोड़ के एक दे रहे हैं ताकि कोविड के उस सारे लिमिटेशन का उसमें भी ध्यान रखा जा सके। तो इस प्रकार ये जो गीता महोत्सव का जो कार्यक्रम है हवन और यज्ञ के साथ कल ये शुरू होगा। संस्थाएं जो है ये सब इसमें भाग ले रही हैं, जो भी कुरुक्षेत्र की संस्थाएं हैं। कुरुक्षेत्र का जो विश्वविद्यालय है इसमें भी एक 3 दिन की गीता संगोष्ठी ये भी उसमें होगी। ऐसे ही जो आसपास के स्थान हैं, यानी कुरुक्षेत्र के और आसपास के 48 कोस का एक एरिया है, इसकी परिक्रमा में अभी तक 134 स्थान ये पहले आते थे और अब से 30 नए स्थान इस बार पहचान किया गया कि उन स्थानों को कहीं उस समय छूटे या नहीं उसका महत्व पता लगा, तो ऐसे वहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ का जो महत्व बताया है, तो ऐसे 30 नए स्थान भी हैं वो इस बार जोड़े जा रहे हैं। तो ये संख्या अब 164 हो जाएगी और सब 164 स्थानों पर धीरे धीरे इन दिनों में कहीं 2 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 1 दिन वहाँ भी इस प्रकार के कार्यक्रम हों ताकि गीतामयी एक सारा वातावरण इन सब जो महाभारत से प्रभावित क्षेत्र रहा है 48 कोस का, उसके अंदर ये सब बने। सांस्कृतिक कार्यक्रम उनका भी आयोजन किया जाएगा जिसके अंदर स्वदेशी और विदेशी सब कलाकार, खास करके पुरुषोत्तम बाग में जो ब्रह्म सरोवर में आज़ादी के अमृत महोत्सव आधारित जो भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, बहुत हर दिन सायंकाल के समय ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। हर दिन के कलाकार और उसका जो थीम है वो अलग अलग होगा ताकि लोग उसको देख सकें, उसका आनंद ले सकें। संत सम्मेलन 12 दिसंबर 2021 को वो संत सम्मेलन होगा जहाँ सारे देश के विदेश के संत समागम यानी संतों के विचार, आखिर हर किसी व्यक्ति का, सिटीजन का अलग अलग प्रकार से गीता का अध्ययन करने का या गीता को ग्रहण करने का अलग अलग प्रकार होता है। उसी प्रकार से संतों ने जो इसके विवेचन किए हैं गीता के, उनके एक सम्मेलन के माध्यम से वो व्याख्यान भी होंगे और उससे भी हमें एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। गीता के जो सेमिनार, हवन, यज्ञ, पाठ का आयोजन जैसा मैंने बताया ही है वो सब होंगे लगातार 12 से लेकर 14 दिसंबर तक। महाविद्यालयों में गीता संसद का आयोजन 13 दिसंबर को जितने महाविद्यालय हैं उन सब में गीता संसद का आयोजन करने के लिए कहा गया है ताकि वहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो गीता संसद के रूप में उस पर भी अपने विचारमय नाते से वो करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, 75 स्वतंत्रता सेनानियों का और उनके परिजनों का ये भी सम्मान किया जाएगा। 75 वर्ष पूरे हुए हैं तो इस बार ऐसा विचार किया कि ऐसे परिवार 75 परिवार, हालांकि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों यानी उनकी अपनी संख्या तो कम होती जा रही है, तो उनके जो परिवार हैं उनको सम्मान करने के लिए हम बुलाएंगे। वैश्विक गीता पाठ जो हमने एक बार यहाँ 18,000 विद्यार्थियों को बुला करके और सांघिक गीता पाठ कराया था और उसी दिन विदेशों में भी सांघिक पाठ उसी समय सब किए गए थे, लेकिन कोविड के कारण से इस संख्या को प्रत्यक्ष तो इस बार कम किया है, लेकिन ऑनलाइन जो है ये गीता पाठ इस बार भी कराया जाएगा। 1100 विद्यार्थियों द्वारा ये गीता पाठ इस बार यहाँ किया जाएगा और 55,000 विद्यार्थी और देश विदेश से लाखों गीत प्रेमी जो श्रद्धालु ऑनलाइन पर जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से एक बड़ी संख्या में ये सब लोग इसमें जुड़ने वाले हैं। ऐसे ही जैसा हमने देखा है कि जो प्रदर्शनियों का भी आयोजन होगा, 10 प्रमुख प्रदर्शनियां ये लगाई जाएंगी जिसमें विश्वगुरु भारत, 48 को का जो कुरुक्षेत्र, संत कबीर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, आज़ादी अमृत महोत्सव, उनकी सबकी अलग अलग जगह पर प्रदर्शनियां भी होंगी ताकि लोग बाहर से जो आएंगे,
हर बार लगभग जब सामान्य परिस्थिति में गीता महोत्सव था तो 25 लाख तक भी लोगों की उपस्थिति रही थी। एक साल को छोड़ दे अगर हम कोविड को, तो उससे पहले 25 लाख तक भी पहुंचे हैं। अब इस बार उतना तो ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। जैसा बताया कि कोविड की जो मर्यादा है उसको ध्यान में रख करके ये सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। उन सब के लिए ऐसी 10 प्रमुख प्रदर्शनियाँ वो भी लगाई जाएंगी। पुस्तक मेला ये लगाया जाएगा, एक हरियाणा का पैविलियन जिसमें हरियाणा की संस्कृति है, शिल्पकला है, खान पान है, बाकी सब है, ये पीछे ही ये बनाया गया है, उसका भी लोग जो है दर्शन कर सकेंगे। 28 नवंबर को अभी 3 दिन पहले यहाँ गीता मैराथन कुरुक्षेत्र में उसका आयोजन किया ही गया है। वो भी एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ था। कुछ विकास के कार्य जो यहाँ भी किए गए हैं या चल रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण की विराट रूप की जो 40 फुट ऊंची प्रतिमा हम देख ही रहे हैं ज्योतिसर में, ये तो रथ है, ज्योतिसर में जो है वो 40 फुट की प्रतिमा वो बनाई गई है। लगभग उस पर 13.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्वदेश दर्शन यात्रा योजना, स्वदेश दर्शन योजना, इसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र को कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया है, जिसके लिए हमको 97 करोड़ रुपए की राशि ये मिली है, जो अभी ब्रह्म सरोवर, नरकातारी, ज्योतिसर, सन्निध सरोवर और शहर के अन्य विकास कार्य इन सब में उसको लगाया गया है। तो ये सारा जो विकास हम देख रहे हैं इसमें केंद्र सरकार का भी भरपूर हमको योगदान जो है वो मिला है। गीता स्थली ज्योतिसर पर जैसा मैंने बताया महाभारत थीम के ऊपर जो एक निर्माण किया जा रहा है भवन का, लगभग 2 एकड़ भूमि पर वो जो है भवन उसका निर्माण किया जा रहा है और इसका काम लगभग अभी 80% पूरा हुआ है। जैसे कंप्लीट होगा तो कुरुक्षेत्र के क्षेत्र का एक मुख्य आकर्षण का केंद्र वो देश और दुनिया के लोगों के लिए वो रहेगा। वहाँ आधुनिक मल्टीमीडिया जो प्रणाली है उससे वहाँ के जो दृश्य है महाभारत के वो सब दिखाए जाएंगे और उसमें श्रीमद् भगवत गीता, सरस्वती नदी, वैदिक सभ्यता, ऐसे भी सब दृश्य वहाँ पर दिखाए जाएंगे, जिसकी लागत जो है लगभग 205 करोड़ रुपया जो मैंने बताई है वो सब उसकी होने वाली है। यहाँ के जो ट्रेन्स हैं, कुरुक्षेत्र का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी रेनोवेट किया जा रहा है, ताकि वहाँ भी जो यात्री आते हैं या ट्रेन वहाँ से निकलती हैं, अगर मात्र देख भर लेगा अगर वहाँ स्टेशन को कोई यात्री, तो उनको भी महाभारत की एक प्रकार से नगरी है उसका आभास होगा। और वहाँ से जो जाने आने वाली ट्रेन्स हैं उनकी जो नई ट्रेन्स हैं मथुरा और हरिद्वार से जोड़ने के लिए कुछ ट्रेन्स यहाँ से चलाई जाएंगी, ताकि कुरुक्षेत्र तीर्थस्थली से और मथुरा तीर्थस्थली और हरिद्वार तीर्थस्थली उनके साथ भी ट्रेन्स यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को उसका लाभ होगा। स्वच्छता के नाते भी इस कुरुक्षेत्र नगर का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। हमने इसको एक अभियान चलाया, एक योजना बनाई है दिव्य कुरुक्षेत्र योजना। तो दिव्य कुरुक्षेत्र योजना में स्वच्छता अभियान, ये क्योंकि मेला क्षेत्र है तो सफाई रखना बहुत आवश्यक है, इसलिए मुझे खुशी है कि भारत के 30 स्वच्छ शहर हैं, उन 30 स्वच्छ शहरों में और ब्रह्म सरोवर को इसको शामिल किया गया है। और इसकी जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है या बाकी जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है जो भी इसका सारा ध्यान रख रहे हैं, उसका जो उस कारण से 30 स्वच्छ स्थलों के अंदर इसका नाम आया है। इसके लिए मैं सराहना करता हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की कि अच्छी व्यवस्था यहाँ उन्होंने बना करके रखी है। एक डिमांड थी यहाँ की कि जो कुरुक्षेत्र नगर है इसके प्रवेश द्वार जितने भी हैं, बाहर से जो लोग प्रवेश करते हैं उनके ऊपर प्रवेश द्वार बनाए जाएं। जैसे हमने करनाल में 7 मार्ग हैं बाहर निकलने वाले, तो 7 पर 7 द्वार बनाए हैं। ऐसे ही यहाँ जितने प्रमुख मार्ग हैं जो भी कुरुक्षेत्र से बाहर निकलते हैं या बाहर से कुरुक्षेत्र आते हैं, उन सब के ऊपर प्रवेश द्वार जो है, स्वागत द्वार है, वो उसी प्रकार से बनाए जाएंगे। ज्योतिसर तीर्थ पर और उसका विकास, जैसे ब्रह्म सरोवर का तो काफ़ी मात्रा में विकास हुआ है, लेकिन वहाँ की विकास की गाथा 2023 तक मैं समझता हूँ पूर्ण होगी। अभी उसमें 2 वर्ष और लगेंगे। स्वामी जी ने जैसे बताया कि अभी तक सरकारी सहायता से, सहयोग से ये सारे मेले
ये जो कार्यक्रम अपना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का होता है, वो प्रारंभ में तो सारा सरकारी था, बाद में धीरे धीरे उसमें सामाजिक संस्थाओं का योगदान बढ़ रहा है। और जो 2 वर्ष पहले हमारा जो गीता महोत्सव का कार्यक्रम हुआ था, उसमें तो सरकार का खर्च ना के बराबर था। जितनी पार्टिसिपेशन है वो चाहे कुरुक्षेत्र जिले की थी या आसपास के लोगों ने इस पूरा किया। अब इस बार हमने विचार किया है कि इसकी एक कोई समिति, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव समिति बनाकर उसको पंजीकृत कराया जाए, ताकि वो पंजीकृत समिति जो है आगे से वही उस कार्यक्रम को मुख्य रूप उसकी योजना बनाएगी, करेगी। सहयोग सारा प्रशासन का होगा, उसमें कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का भी होगा, यहाँ के जिला प्रशासन का भी होगा, हरियाणा सरकार का भी होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो समिति है, आयोजन समिति कहें या उसको स्वागत समिति कहें, वो समिति इस कार्यक्रम को यानी ओन करेगी और वही सारा कार्यक्रम करेगी। और इसमें देश भर के लोगों का जितना ज़्यादा योगदान करा सकते हैं, जितना पार्टिसिपेशन ज़्यादा करा सकते हैं, उस प्रकार का, जैसे कुंभ मेला टाइप होते हैं, इस प्रकार के मेले का आयोजन इसमें हो, ताकि इसकी ख्याति वो देश के साथ साथ विदेशों तक भी बनी रहे। तो इस राष्ट्रीय उत्थान का जो संस्कृति उत्थान के जो कार्यक्रम है, खास करके कुरुक्षेत्र का, इसको कैसे हम और अधिक सफल कर सकें, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात आपने पूछनी बतानी हो तो बता सकते हैं। बाहर से आने वाले लोग कौन कौन है अभी? आने वाले लोग कौन कौन है अभी? दिल्ली से आने वाले वो बीच में मैं दे नहीं पाया। जो हमारे यहाँ जो भी अतिथि या जो पार्टिसिपेंट्स मुख्य जो लोग हैं वो आ रहे हैं, उनमें विशेष नाम है, जैसे लोकसभा स्पीकर एक दिन कार्यक्रम में वो आएंगे। हमारे जो श्री कृष्ण रेड्डी हैं, पर्यटन मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, इनके कार्यक्रम तय हो गए हैं और बातचीत चल रही है। कुछ लोगों का और भी आने का हो सकता है और संभावना ये भी है कि प्रधानमंत्री जी भी ऑनलाइन किसी एक अवसर पर, और वो तो प्रारंभ के दिन 12 तारीख को, 9 तारीख को, नहीं तो फिर 14 को, जिस दिन भी उनका अवसर मिलेगा हमें। गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी वो 9 तारीख को आएंगे। और ऐसे ही शंकराचार्य स्वामी रामानुजाचार्य जी वो इसमें आएंगे। स्वामी अवधेशानंद जी हैं जो जूना पीठाधीश हैं, जो हरिद्वार जिनका स्थान है। स्वामी गुरुशरणानंद जी हैं, स्वामी रामदेव जी हैं। तो ऐसे प्रमुख संत हैं। वैसे तो लगभग 250 के आसपास संत जनों का यहाँ आना होगा, विदेशों के बहुत लोग आने वाले हैं, लेकिन प्रमुख नाम जो है ये मैंने बताए हैं। और हर संप्रदाय के संत बताइए। सीएम साहब कौन माइक से कौन बोल रहे हैं? हाँ इधर बोलिए। सीएम साहब, कुरुक्षेत्र को केंद्र सरकार ने भी कृष्णा सर्किट में रखा है डेवलपमेंट में। आपने जानकारी दी है सर कि कितना पैसा अभी तक कृष्णा सर्किट से कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट के लिए आया है और उसमें किस तरीके के काम आप कर रहे हैं? मैंने बताया 97 करोड़ रुपया जो कृष्णा सर्किट 1 में जो हमें मिला है, वो काम अभी चल रहे हैं। 4-5 जगह के मैंने बताया, नरकातारी में भी चल रहा है, ज्योतिसर का भी है, यहाँ ब्रह्म स्वरूप भी लगा है, अलग अलग स्थानों। कुछ पैसा उसमें शहर के विकास के लिए भी लगा है। तो ऐसे 97 करोड़ रुपया कुल पहली कृष्णा सर्किट 1 में हमको मिला। हमने कृष्णा सर्किट 2 के लिए भी कहा हुआ, कुछ काम और बचे हैं ताकि उसमें भी हमको कुछ पैसा मिले। सीएम साहब, आपके 2014 से आने के बाद जो यहाँ के गवर्नमेंट के कार्य हुए, उससे पहले क्यों नहीं इतना ध्यान दिया? इसके बाद अब चलो पहले वालों के पास चलते हैं, आप और मैं दोनों। ये आपके दो इधर है जो कांग्रेस वाले दूसरे
पूछेंगे भी क्यों नहीं कराया। फेस्टिवल है। कहाँ से बोल रहे थे? हाथ मैं मंजीत कुमार सर, मंजीत कुमार सर। नेशनल गीता जयंती फेस्टिवल हो, इसमें इंटरनेशनल लोग पार्टिसिपेट करें, उसके लिए मैंने एक विचार रखा था कि जितने इंडिया के जो दूतावास हैं दूसरे कंट्रीज में, मैं दूतावासों में गया हूं तो वहां पे राजस्थान के कल्चर को, यूपी के कल्चर को वहां डिस्प्ले किया गया। इस तरह मैं चाहता था कि गीता जयंती के जो फेस्टिवल है उसके कल्चर को भी वहाँ, उसकी जो पिक्स है वो उन जो भारत के दूतावास को डिस्प्ले किया जाए, ताकि जब भी कोई वीजा लेने वहाँ आए इंडिया का तो वहाँ पे गीता जयंती के बारे में जाने और कुरुक्षेत्र में आए। बहुत अच्छा सुझाव है। और हम जो है हमारे ये सारी आयोजन समिति जो बनेगी या जो भी सरकारी अधिकारी हैं, DPR हैं हमारे अमित अग्रवाल जी, और अभी इस मेले के नोडल ऑफिसर हमने विजय दहिया को बनाया है। तो अभी इतना जल्दी शायद इस बार नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे के लिए अच्छा है। ये सारी पिक्टोरियल जो सारा विषय है ये वहाँ उनको पहुँचाएंगे ताकि वहाँ लगाएं वो। और हम तो अपना जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा जो है मंत्रालय MEA एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उनको भी कहेंगे कि हाँ ये सारा कार्यक्रम वहाँ जाना चाहिए। CM साहब, एक सवाल है मेरा। हाँ CM साहब, अमूमन देखा गया है कि भारत में सभी को पता महाभारत क्या चीज है, लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कृष्ण को जानने की बहुत से लोग उत्सुकता है। जिस प्रकार का कार्यक्रम आप चंडीगढ़ करते हैं या कुरुक्षेत्र कर रहे हैं या और जगहों पे दिल्ली में भी करते हैं, क्या कभी आपके दिमाग में ऐसी कोई योजना है कि ऐसे कार्यक्रम अन्य राज्यों के मुख्यालयों पे किए जाएं ताकि वहां से पर्यटक आए और हरियाणा को आर्थिक रूप से भी लाभ हो, और साथ साथ जो आपकी योजना है वो उन तक भी पहुंचाई जाए? ये एक अच्छा विचार है। पूर्व में जो विचार आया दूतावासों के लिए, वो भी एक विचार प्रारंभ जब आपने पूर्व में संकेत किया था तो इस विचार पर थोड़ा सा प्रारंभ हुआ था, लेकिन क्योंकि कोविड के 2 वर्षों में वो सारी गतिविधियां 2 वर्ष पूर्व कुछ 2-3 देश 5-6 देशों के जो एम्बेसडर या हाई कमिश्नर आए भी थे कुरुक्षेत्र। प्रयास था कि अगले वर्ष से और अधिक इसे, लेकिन कोविड के कारण रुका। और आपका जो विचार है कि अलग अलग राज्यों की राजधानियों में भी ऐसा हो, वो भी एक विचार योजना में, जो यहाँ की विचार योजना बनी उसमें रखा गया, लेकिन कोविड के चलते ये 2 वर्ष जो निकल गए उसमें नहीं हो पाया। लेकिन अच्छा विचार है कि पूरे देश तक ये संदेश जाए कुरुक्षेत्र का। 2 वर्ष पहले हमने मीटिंग मंगवाई थी सारे प्रदेश में। हाँ, एक 3 वर्ष पूर्व एक अच्छा प्रयास हुआ था। गीता के 574 श्लोक हैं जो भगवान कृष्ण के श्रीमुख से निकले हैं। पूर्व में अपने देश के जिलों की संख्या 574 ही थी, धीरे धीरे बढ़ती गई। 574 के 574 जिलों की माटी यहाँ मंगवाई गई थी। वो बहुत से यहाँ के स्थानीय पत्रकार भाई बहनों को ध्यान भी होगा, और वहां से वहां के ही लोग लेकर आए थे। मैं एक प्रयास तो ये होता है कि कोई गया और लेकर आ गया, लेकिन वहां के ही कुछ लोग लेकर आए, और यहाँ एक अद्भुत संगम हुआ पूरे देश का, जब ये पूरे देश के प्रत्येक जिला से माटी आई, और उस माटी को विराट रूप जो बन रहा है और भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप, उसे प्रयोग करके पूरे देश का एक सद्भावना का स्वरूप एक तैयार करने का प्रयास हुआ। जी स्वामी जी, इस बार भी श्री मदनमोहन छाबड़ा जी जो KDB के मानव सचिव हैं, उनके प्रयासों से 6 देशों से ज्यादा के राजदूत इस पर भी आ रहे हैं। उनमें इतना ज्यादा मैसेज है, जब मैंने उनसे बात की कुरुक्षेत्र आने के लिए, तो दे आर वेरी हैप्पी टू नो कि कुरुक्षेत्र गीता की जन्मस्थली है और उन्होंने स्वीकार किया। बहुत सुंदर। हेलो मुख्यमंत्री जी, इधर वैसे तो हमारे एक मित्र ने सवाल पूछ लिया है घुमा फिरा के, लेकिन मेरा एक क्या ऐसी योजना है, चूंकि ये गीता से जुड़ा समारोह है, देश का सबसे बड़ा समारोह है ये, तो क्या कोई भविष्य में ऐसी योजना बनाने का विचार होगा कि 2 या 3 दिवसीय गीता मनीषियों का विश्व स्तरीय समागम यहाँ करवाया जाए और उसका लाइव प्रसारण हो, जिससे समाज में जो फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन की स्थितियां पैदा होती हैं उसमें भी लोगों को फायदा मिले और गीता के बारे में लोग अच्छे तरीके से जान भी सकें। CM साहब, हाँ, अच्छा लग रहा है
कि पत्रकार भाइयों के द्वारा केवल प्रश्न नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर सुझाव आ रहे हैं। और ये सुझाव भी विश्व भर के स्कॉलर, वैसे प्रयास भी हुआ लगभग एक बार अपने यहाँ 27-28 देशों के स्कॉलर पहुंचे, और ऑनलाइन जोड़ने का भी पिछले देशों का रहा, और बृहद रूप दिया जाने की आवश्यकता है और दिया जा सकता है। सीएम साहब, आपने कुरुक्षेत्र के बहुत सारे तीर्थों के विकास करने की बात कही है, लेकिन मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूं और मेरे ध्यान में है कि बहुत सारे यहाँ के लोकल तीर्थ अभी भी विकास की ओर नहीं चल रहे हैं, ना ही उनके विकास की ओर कोई ध्यान दिया जा रहा है। ये जो ब्रह्म सरोवर का गेट है, बिल्कुल इसके सामने गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर के सामने एक प्राचीन शिव शंकर जी का मंदिर है, उसमें आज भी कोई विकास नहीं किया जा रहा है, ना कोई ध्यान दे रहा है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। उसके साथ ही जो मेन हॉल है वो खुले पड़े हैं, हजारों लाखों लोग यहाँ पे आएंगे, कोई भी व्यक्ति उसमें गिर के कोई भी नुकसान हो सकता है, कोई चोट फेट लग सकती है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरे कुरुक्षेत्र की पेरिफेरी में जो ये चारों तरफ सड़क है, इस सड़क पर चारों तरफ आज भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, आप सर्वे करवा सकते हो। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी पड़ी है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो बेसहारा पशु हैं, मैं शाम को हर रोज ब्रह्म सरोवर पे सैर करने चलिए थोड़ा ऐसा करो ना, ऐसा करो, जो ये सारी बातें आप बता रहे हो, हमारा जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है, थोड़ा उनको बताओगे तो कुछ ना कुछ आपको भी लाभ मिलेगा, उनको भी मिलेगा। हम आपकी बातें सब आप पहुंचा देंगे, लेकिन इन प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हर रोज समझ गए। आज ये अलग विषय है, आप अगर अलग से बताएंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सारा गीता जयंती के साथ उसको ना जोड़ो। मैंने तो मंदिरों के विकास की बात भी कही है। तो वो गीता अभी गीता बहुत सारे तीर्थ है, किसी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी गीता जयंती। सीएम साहब, 48 कोस के लिए आपका कितना बजट आया और क्या कुछ विकास कार्य हुआ? कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? देखिए, 48 कोस के लिए अलग से कोई हमने बजट नहीं किया है। ये जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, इसका ही बजट जो होता है वो जहाँ जहाँ की कोई आवश्यकता आती है, धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी तो 48 कोस में 134 स्थान, ये आज से 3 साल पहले तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं स्वयं एक बार कुरुक्षेत्र जिले के 14 स्थानों पर होके आया, एक बार फिर कैथल जिले के स्थानों पर होके आया, एक बार जींद जिले के स्थानों पर होके आया, करनाल जिले, एक दिन में 8-8, 10-10, 12-12 स्थानों पर 3-4 जिलों में मेरा जाना हुआ है। वहाँ अभी तो जितनी आवश्यकताएं होती हैं, कहीं जो है वहाँ उनकी वॉल बनानी है, जो स्कूल है उसको बनाना है, कहीं वहाँ शेड्स बनाने हैं, कहीं उनकी शौचालयों की आवश्यकता थी बनाने की, जो तीर्थयात्री आते हैं वहाँ उनके लिए। तो ऐसी छोटी छोटी जितनी आवश्यकताएं थी, कहीं करोड़ की, कहीं 2 करोड़ की, बहुत मुश्किल से 3 सालों में हमने 25-30 करोड़ रुपया लगाया होगा। लेकिन धीरे धीरे केडीपी का जैसे विस्तार होगा, वैसे वैसे आवश्यकता हिसाब से बजट की कमी नहीं आने देंगे। जितना यहाँ से अभी कितना कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का बजट 14-15 करोड़ कितना है? 20 करोड़ से ऊपर। क्या हाँ, अभी पिछली विधानसभा में 50 करोड़ बजट किया इस बार का। इसको पहले तो 12-13 करोड़ रुपया ही होता था, जिसमें कुरुक्षेत्र और इसके आसपास की चीजें होती थी। अब उसमें हम आगे जो 48 कोस में 134, अब 164, इन 164 स्थानों पर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि एक एक स्थान के ऊपर इन सब चीज़ों की जो उनकी आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं, उसको बना सकें। सीएम साहब जी, जो गीता जयंती के अवसर पर देश विदेश से पर्यटक भक्तजन आएंगे, उनकी रहने की व्यवस्था हरियाणा सरकार करेगी या वह स्वयं बयान करेगी? देखिए, यहाँ पर जितनी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, जो पहले से जिनका हमको सूचना मिलती है, उनके लिए तो मेला क्षेत्र में ही बनाते हैं हम। लेकिन जिनकी जानकारी नहीं मिलती, तीर्थयात्री इस नाते से आते, तो वो व्यवस्था आप नहीं करते हैं। इन द लॉन्ग रन एक चीज़ हमने जो सोची है, HSVP का जो सेक्टर है, वहाँ एक 5 स्टार होटल ये अलग से बनाया जा रहा है। क्योंकि जो साधन संपन्न लोग होते हैं, वो लोग अपनी व्यवस्था अपने आप कर सकते हैं। पहली बार में हमने कुछ लोगों को आने के लिए उनको पैसा भी दिया था, किराया भी दिया था, सब किया था। उसकी आलोचना हुई थी कि हम अगर इस प्रकार से बुलाने लगेंगे तो उसमें से श्रद्धा नहीं निकलती है। श्रद्धा का मतलब ये होता है कि लोग अपने
पास से ही खर्च करके आएंगे तो श्रद्धा तो उसी में से जानी जाती है। और जो सामान्य व्यक्ति हैं उन सबको यहाँ नहीं बुलाते हैं, उन सब के लिए तो हमने योजना बनाई कि उन्हीं देशों में जा करके हम गीता महोत्सव के कार्यक्रम करें ताकि वहाँ बड़ी संख्या में लोग आ सकें, उनको संबोधित किया जा सके। कुछ प्रमुख लोग जो आते हैं वो अपनी व्यवस्था करके आते हैं। सर, इसमें जो कोविड के और विकराल रूप धारण करता जा रहा है उसको सख्ती से पालन करवाने बड़ा आयोजन है, बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और सराउंडिंग ओमिक्रॉन के केस जैसे चंडीगढ़ में है, साउथ अफ्रीका से मिल भी गया है। ये बताएं कि यहाँ पे सख्ती से पालन हो और किसी तरह का कोई हानि ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था करें? देखिए, सामान्यतः ऐसे मेलों में हम जो एंट्री गेट होते हैं वहीं पर उनकी चेक कर सकते हैं कि उनको फर्स्ट डोज का इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा, जिनका फर्स्ट लग गया और टाइम पूरा हो गया उनको सेकंड लगा नहीं लगा, थोड़ी पूछताछ की जा सकती है। हमने कपाल मोचन में जितने भी एंट्री गेट थे सब जगह पर एक इंजेक्शन लगा, यानी जो टीकाकरण था उसके कैंप्स लगाए थे कि जिनका फर्स्ट डोज नहीं हुआ वो वही अपना फर्स्ट डोज लगवा सकते हैं। कुछ लोगों ने लगवाए भी हैं। तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ भी मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन ने की होंगी, क्योंकि सूचनाएं तो सब जगह एक ही जैसी भेजी गई हैं कि एंट्रीज जहाँ हैं वहाँ पर उनको सबको जो ये थर्मल रहते हैं कि कहीं टेम्परेचर का उसको चेक कर लिया, कहीं उसका फर्स्ट डोज उसको लगा कि नहीं लगा, उसका सर्टिफिकेट है उसके मोबाइल में है वो देख लिया। पूछने से ही पता लग जाता है। जो कहता है मैंने नहीं लगवाया है तो कैंप में ले जाकर उसको इंजेक्शन लगवा दिया। तो जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सारे लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, एनडीए सरकार के समय में माननीय जगमोहन जी जो केंद्रीय मंत्री थे, उनके समय में एक योजना बनी थी जहां हम बैठे हैं, दो सरोवर हैं, दोनों ब्रह्म सरोवर के दोनों हिस्से हैं। ये जो की सड़क है इसके नीचे से पानी आर पार करने के लिए जैसे ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले की तरह है, और उससे ये गीता जयंती को भी बहुत लाभ होगा और यहाँ आने वाले पर्यटक जो है ना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या इसमें क्या अभी पानी का जुड़ाव है? नीचे से आर पार होने के लिए मतलब कोई ब्रिज बना करके नीचे से कोई नहीं, तो पानी को ही मिलाना है ना, पानी तो मिला ही हुआ है। ब्रिज लक्ष्मण झूला है जैसे ऋषिकेश के अंदर, उस प्रकार से सड़क का हो जाए। नहीं, अचानक कोई मूवमेंट तो होती नहीं है, केवल पानी की मूवमेंट है, पानी के अलावा तो है नहीं। बल्कि पिछले दिनों में जो मुझे जानकारी मिली कि नौकायन की कोई योजना बनाई गई थी उसका भी विरोध हुआ, तो शायद वो बंद ही कर दिया। हाँ, तो इसलिए नौकायन को वगैरह हो कोई चीज़ वहाँ, तो क्या है कि लक्ष्मण झूले के नीचे से पानी का प्रवाह है, पूरी नदी चलती है, गंगा जी का पूरा प्रवाह है। तो यहाँ वो विषय नहीं, यहाँ तो कि इस पानी को, बल्कि पहले पानी बाहर से नहीं आता था, हमने लगातार अब इसमें 30 क्यूसेक पानी छोड़ना शुरू किया और 30 क्यूसेक लगातार छोड़ते हैं, 15 क्यूसेक उसमें से आउटपुट उसका बाहर निकलता है, पानी का रोटेशन बना रहे। तो इसलिए पानी ही जोड़ना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा उसके पुल बनाने की कोई अभी आवश्यकता नहीं है। कोई महसूस होगी तो देखेंगे। सीएम साहब, एक आपने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 3 लाख लोग जुड़ चुके हैं, जो वेबसाइट पर हिट्स भी आए हैं, लेकिन 19 जुलाई 2019 को आपने एक 48 कोस ऐप लॉन्च किया था चंडीगढ़ से। उस ऐप को आज तक अपडेट ही नहीं किया गया है। उसके ऊपर अपकमिंग बिग इवेंट आज भी वो 2019 में लंदन का गीता जयंती समारोह शो हो रहा है, और जो उसके ऊपर सदस्य हैं वो भी पुराने 2021 के। चलिए, आपने जानकारी दी है, ये हमारे जो नोडल अधिकारी ने सुन ली। उनके संज्ञान में है मामला, लेकिन उसके बावजूद भी अपडेट नहीं हुआ। तुरंत करेंगे। देखो भाई अमित जी, कोई चीज अगर कमी ध्यान में आती है तो उसको ठीक करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने पूरा भ्रमण किया कि नहीं किया कुरुक्षेत्र का? नहीं किया तो ये तो पहले कर लेना चाहिए था। मैंने तो इसलिए समय बदला था कि भी 2-3 घंटे का समय दे दो। पहले हमने 1 बजे का समय रखा था इसका। ज्योति सर जा रहे हैं? चलिए, सब लोग ज्योति सर जरूर जाए। यूके से अरुण ठाकुर जी कहाँ हैं? अरुण ठाकुर जी आए हैं, गीता जयंती तक रहेंगे और बड़ी भूमिका रही जब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यूके में हुआ और गीता जी को हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विराजित करने वाली जो टीम थी, उस टीम के एक बड़े सक्रिय सदस्य थे वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।